न्यूज़ 18 पे चले जाइए, आप जी न्यूज़ पे चले जाइए, आप एबीपी पे चले जाइए, आप आज तक पे चले जाइए, जाकर उनको डिफेंड कीजिए। तो ये दोहरा चरित्र तो हमेशा से रहा है। ये मोदी के गोदी से निकलना सीखिए, आप अमित शाह के गोद से निकलना सीखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के गोद से निकलना सीखिए। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पे चल रहा था, ये अचानक बुलडोजर की बात कहाँ से आ गई? अरे भाई, कोर्ट आदेश देता है तो आप उसका एक घर नहीं, आपकी सारी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर चला दीजिए, लेकिन कोर्ट का आदेश होना चाहिए। ये किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता कि अचानक से आप सोकर उठे और आज आपको मन किया 10 बुलडोजर ला के किसी का घर गिरा दें। किसी भी प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं ठीक उसको उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा देश नहीं झुकने दूंगा, झुका दिया ना आपने देश को। अरे 20 मुल्क ने समन कर लिया, कभी ऐसा हुआ है? अरे गंगा में हमारी भी आस्था है, हम भी उसी गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं। देश की क्या है, देश की परिकल्पना क्या है? देश की परिकल्पना उसकी उस वहाँ के देशवासियों से, वहाँ के लोगों से है। तो उस परिकल्पना को हमें समझना पड़ेगा, उसको आप अलग फ्रेम में नहीं ले सकते कि देश अलग और देशवासी अलग है। अरे भाई, देश से कौन प्रेम करेगा? कोई ईरान से आएगा प्रेम करने के लिए? क्या अमेरिका से आएगा, लंदन से आएगा? इस देश से प्रेम करने वाले लोग वही हैं जो इस देश में पैदा हुए हैं, और हम तमाम लोग हैं उसमें, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो आदिवासी हो, तमाम इन लोगों से देश बनता है। इसको समझने की ज़रूरत है। और जो लोग आज उनके साथ, उनके सो कॉल्ड बीजेपी के फ्रिंज के साथ, जिनको मैं बोल रहा हूँ कि पूरी बीजेपी ही फ्रिंज है, उनके साथ खड़े हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक सही में माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुई है। इसीलिए इस तरह की बात आ रही है कि एक तरफ तो आपने लेटर इशू कर दिया जब एम्बेसडर को समन किया गया अलग अलग जगह, दूसरी तरफ आप अपने लोगों को इस तरह से जो है किराने में छोड़ देते कि आप न्यूज़ 18 पे चले जाइए, आप जी न्यूज़ पे चले जाइए, आप एबीपी पे चले जाइए, आप आज तक पे चले जाइए, जाकर उनको डिफेंड कीजिए। तो ये दोहरा चरित्र तो हमेशा से रहा है, हमेशा से रहा है। ये लोग तो दोहरा चरित्र को में ही जीने वाले लोग हैं ना। सावरकर ने क्या किया था? सावरकर का भी ये दोहरा चरित्र था। क्या बाहर कहते थे कि भाई हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदर माफ़ीनामा करते थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देश की जो गरिमा को जो क्षति पहुंची है, इसके लिए प्रधानमंत्री को स्वयं आगे आकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वयं आगे आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कैसे हो पाएगा? नुपुर शर्मा खुद कह रही थी कि प्रधानमंत्री का साथ मुझे मिला हुआ है, गृह मंत्री फोन करके कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ, तुम अच्छा काम कर रही हो। तो या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि उनके जो आधिकारिक बयान आए हैं भारत सरकार के, जो अलग अलग एम्बेसीज में आपके एम्बेसडर को जब बुलाया गया और वहाँ पर जो बयान जारी किए गए कि उन पर एक्शन लिया गया, तो ये एक्शन गलत है। या तो प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े हैं। प्रधान भाई, मेरा यही सवाल है कि प्रधान सेवक जो अपने आप को कह रहे हैं, वो आखिर चुप क्यों हैं? प्रधान सेवक ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है? उनको तो अपनी इंटरनेशनल इमेजिंग की फिक्र थी, इसीलिए उन्होंने उसमें कुछ, उनको लगा कि डेंट पड़ रहा है, उनको लगा कि इंटरनेशनल मार्केट में जब बाइकआउट हो जाएगा तब इस तरह की बात आई। तो आप ये समझिए ना कि ये मामला आज से 1 दिन 2 दिन का तो नहीं है, ये मामला पिछले 10 दिन से चल रहा था। जब जीसीसी कंट्री ने, अरब मुल्कों ने, खाड़ी देशों ने जब वहाँ पर आपत्ति जताई कि इस तरह से आप 1.5 बिलियन से ज़्यादा लोगों के आस्था को आप हर्ट नहीं कर सकते, 2 बिलियन के आसपास के इस विश्व में मुसलमान हैं, आप नहीं हर्ट कर सकते, तब जाकर आप खड़े होते हैं। तो ये तो शर्म की बात है कि आपको तो पहले एक्शन लेना चाहिए था। क्या आपने पूरे विश्व के सामने क्या चेहरा दिखाया? यही चेहरा दिखाया ना कि भारत देश इतना इंटॉलरेंट हो चुका है कि वो अपने देश के अंदर अपने अल्पसंख्यक समुदाय की, जो वहाँ की दूसरी आबादी है, उसकी बात को नहीं सुन रहा है। तो एक गलत मैसेज गया है। जबकि विदेश मंत्री वो हैं जो पूर्व में विदेश सचिव रह चुके, विदेश फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके लोग हैं, और वो कई मुल्कों में एम्बेसडर रह चुके लोग हैं। मुझे तो हैरानी होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो एक सीवियर पॉलिसी पैरालिसिस है, जो उनको मालूम नहीं है कि कब कौन से जो है फैसले लेने हैं, किस तरह के फैसले जो है मुल्क के लिए बेहतर होंगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। तो इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन भाजपा के 8 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे देश के नागरिक का सर। मैं यही तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं ठीक उसको उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा देश नहीं झुकने दूंगा, झुका दिया ना आपने देश को। अरे 20 मुल्क ने समन कर लिया, कभी ऐसा हुआ है? आज़ादी के बाद इतने प्रधानमंत्री आए देश के अंदर, नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर शास्त्री जी से लेकर नरसिम्हा राव जी से लेकर तमाम वीपी सिंह जी, लोग सब लोग आए। कभी ऐसा हुआ कि 20 मुल्क के क्या नाम में आपके एम्बेसी को तलब किया गया हो? कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने देश को झुकाया, आप देश नहीं बिकने दूंगा, आपने रेलवे बेचा, एयरपोर्ट बेचा,
इसी तरह से जब आप कहते हो कि मैंने कोई गलती नहीं की, तो आप ये बताना चाहते हो कि जीएसटी आपकी गलती थी, या आप बताना चाहते हो कि पहली बार मुल्क में 45 साल में बेरोजगारी चरम पर है। हालांकि डेटा आपने नहीं रिलीज़ किया था, लेकिन वो डेटा लीक हो गया कहीं ना कहीं से। तो कहने का मतलब है कि ये आप जब ये बोल रहे होते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, तो आप कह रहे होते हैं कि हाँ, हमारी वजह से इस देश के अंदर 700 किसान शहीद हुए, और उस शहीद किसानों को हमने शहीद का दर्जा नहीं दिया, उनके फैमिली को हमने कंपनसेशन नहीं दिया। जब आप ये कह रहे होते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, तो आप बता रहे होते हैं मैंने हायर इंस्टीट्यूशंस की जो पढ़ाई लिखाई के जो बड़े इदारे हैं, बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके हमने फंड कट किए हैं, वहाँ पर सीट कट किया है। जब आप ये कह रहे होते हैं हमने कोई गलती नहीं की, तो आप यही कहना चाहते हैं कि हाँ, हमने देश में बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी फौज तैयार की है। जब आप ये कह रहे होते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की, तो आप कह रहे होते हैं कि जीएसटी आपने जो लागू किया वो सही नहीं था, नोटबंदी जो आपने लागू किया वो सही नहीं था, कोरोना के अंदर जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ वो सही नहीं था। ये तमाम गलती को छुपाने के तरीके हैं, ये कहकर कि हमने कोई गलती नहीं की। अच्छा ये बताइए, गंगा मैया की सफाई की बात हुई थी, आपको याद हो कि 2013 के एंड में जब प्रधानमंत्री घूम रहे थे पूरे देश भर में, जब वो बनारस पहुंचे तो बोले मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया, मुझे माँ गंगा ने बुलाया। अरे गंगा में हमारी भी आस्था है, हम भी उसी गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते हैं, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। उसी गंगा को साफ हमें भी चाहिए, गंगा साफ आपको भी चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को भी चाहिए, तमाम लोगों को चाहिए। लेकिन आज क्या वो गंगा साफ हुई? आपको याद है 1 साल पहले गंगा के अंदर किस तरह से लाशें तैर रही थी? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या उन्होंने कोई गलती नहीं की? क्या ये गलती किसकी थी? ये गलती एक व्यक्ति नहीं, ये एक व्यक्ति एक गलती की थी, एक व्यक्ति की गलती थी जो खुद से सांस लेना बंद कर दिया, है ना? यही कहना चाह रहे हैं। चूंकि ऑक्सीजन से तो मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई नहीं इस देश के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर कहा गया, उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के अंदर ये कहा गया। तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि लोगों ने अपने आप को फांसी लगा लिया और गंगा किनारे जाके वो अपनी लाशों को खुद ही से वहाँ पर जाके लेट गए, यही कहना चाह रहे हैं। तो ये जब आप ये कहते हो कि आपने गलती नहीं की, आप यही कहना चाहते हो कि आपने सिर्फ गलतियां की हैं। ये हिटलर और मुसोलिनी की चाल है, जिस तरह से वो बार बार एक झूठ को बोलते ताकि उसको सच मान लिया जाए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी राह पे चल रहे हैं। जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दे उठाए, बेरोजगारी के, युवा परेशान हैं, लेकिन जब वोट होता है तो यही युवा बीजेपी को वोट करते हैं। नहीं, देखिए बीजेपी को कितना परसेंट वोट आ रहा है? बीजेपी को 37-38% वोट आ रहा है। इसका मतलब आज भी अगर 40 मान लीजिए आप, आज भी 60% से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन जो बीजेपी के खिलाफ वाले लोग हैं वो सब गोलबंद नहीं हो पा रहे हैं, वो सब एक साथ नहीं आ पा रहे हैं, उनके वोटों का बिखराव है। उस बिखराव की वजह से ये नुकसान है, और जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और कॉर्पोरेट घराने उठा रहे हैं। कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन क्यों नहीं कर रही? नहीं, हम लोग तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हमने प्रदर्शन किया। हम तो हर मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, जब पेट्रोल डीजल 120 पहुंच गया, डीजल 100 के पार हो गया, तो हमने प्रोटेस्ट किया, तब जाकर 10-10 रुपये कम हुए। हमारे प्रोटेस्ट की वजह से कम हुए। योगी के बुलडोजर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश में कानून का राज चलेगा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि बिना संविधान के देश नहीं चल सकता। संविधान में हर सज़ा का प्रावधान दिया गया। अगर आपने कुछ किया है, अगर मैंने गलती की, तो मेरे ऊपर एफआईआर होगी, एफआईआर होने के बाद कार्रवाई शुरू होगी और कोर्ट मुझे दंडित करेगी, ना कि मेरे घर पे आके बुलडोज़र चला दिया जाएगा। तो ये बुलडोज़र तंत्र के सख्त खिलाफ हैं। ये बुलडोज़र तंत्र लोकतंत्र के लिए कतई हानिकारक है, और ये बताता है कि इसका मतलब आपको देश में कानून व्यवस्था की ज़रूरत नहीं है। भले ही हम लोग खुश हो जाएं, हो सकता है कि कोई फैसला हमारे फेवर में हो जाए बुलडोज़र चलने से, कभी आपके फेवर में हो जाए, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए नहीं अच्छा है। अब आप ये बताइए ना कि इस मुल्क को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, और 70 साल से ये मुल्क जो है वो आइन पे चल रहा था, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पे चल रहा था। ये अचानक बुलडोज़र की बात कहाँ से आ गई? अरे भाई, कोर्ट आदेश देता है तो आप उसका एक घर नहीं, आपकी सारी प्रॉपर्टी पे बुलडोज़र चला दीजिए, लेकिन कोर्ट का आदेश होना चाहिए। ये किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता कि अचानक से आप सोकर उठे और आज आपको मन किया 10 बुलडोज़र ला के किसी का घर गिरा दें, किसी भी अपराधी का। देखिए, अपराध को कंट्रोल करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ना कि अपराधी का घर गिराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आप एक घर गिराओगे, ऐसे कितना अपराध आप रोक लोगे? अपराध रोकने के लिए तो पुलिस की तत्परता होनी चाहिए, पुलिस को इस तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि शायद कहीं आपकी ट्रेनिंग नहीं सही हो रही है। कांग्रेस लगातार, हम लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, इन तमाम सवालों को उठा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस तरह का उसका तो बुलडोजर चलता ही रहेगा जी ना। अब हम बुलडोजर के सामने खड़े हो सकते हैं, यही कर सकते हैं। हम मौके आए हैं, आपने देखा कि दिल्ली के अंदर जब मौके आए तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने खड़े हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ मौके आए हम लोग तमाम लोग सामने खड़े हुए। हम विपक्ष के तौर पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन
हमारे कलम में वो पावर नहीं है ना, हमें जनता ने अभी जिता के नहीं भेजा हुआ है कि हम उसको अपने कलम से रोक दें। आपने सुना होगा जननायक जयप्रकाश जी ने कहा है कि जब सड़कें जो है सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने एक विपक्ष के तौर पर सड़कों को सुनसान नहीं किया है और हम संसद को आवारा होने से आखिरी दम तक, जब तक सांसें बची है तब तक संसद को आवारा होने से रोकते रहेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे, चाहे हमारी सुनी जाए या ना सुनी जाए, क्योंकि लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है लोकतांत्रिक तरीके से। मीडिया पे कब्जा है, आपको मालूम है कि हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोई दिखाता नहीं है, हमारे लोगों के सर फूट जाते हैं, हाथ पैर सब टूट जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, FIR भी हो जाता है, कोई नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता? इसीलिए जब एक पॉकेट के अंदर, 2 पॉकेट के अंदर तमाम मीडिया चैनल हैं। चैनल 18 किसका है भाई? अंबानी का है, रिलायंस ग्रुप का है। अब रिलायंस ग्रुप मोदी जी के खिलाफ अगर न्यूज़ अगर दिखाने लगेगा या मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन को दिखाने लगेगा तो फिर दोस्ती में दरार आ जाएगी ना। अब मुझे लगता है कि शायद ये दरार आ रही है। अडानी साहब आजकल आगे चल रहे हैं, वो सबसे अमीर व्यक्ति हो चुके हैं। तो अब अगर दरार अगर वाकई सही तौर पे अगर आ जाए तो शायद मीडिया कुछ न्यूट्रल हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप कांग्रेस को दिखाइए, आप विपक्ष को दिखाइए, आप सच्चाई दिखाइए। ये मोदी के गोदी से निकलना सीखिए, आप अमित शाह के गोद से निकलना सीखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के गोद से निकलना सीखिए। क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। अगर वो स्तंभ अगर खतरे में है, अगर क्या, अब तो है ही खतरे में पूरी तरह से, अगर वो स्तंभ अगर सही नहीं रहेगा, सही से अपना काम नहीं करेगा, तो यकीन मानिए कि देश कहीं ना कहीं इसका भारी नुकसान चुकाएगा।